नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में किसकी बनेगी सरकार, बस थोड़ी देर बाद आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं हम। ये उत्तर प्रदेश में मोदी फैक्टर चला या राहुल अखिलेश की जोड़ी हिट हुई, या फिर मायावती के साइलेंट वोटर करेंगे राहुल अखिलेश की जोड़ी हिट हुई, या फिर मायावती के साइलेंट वोटर करेंगे कमाल। इंडिया न्यूज एमआरसी का सबसे सटीक एग्जिट पोल, इंडिया न्यूज और एमआरसी का सबसे सटीक एग्जिट पोल हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस बार का चुनाव दूसरे चुनाव से बिल्कुल अलग हुआ। मुद्दे बदलते गए, हालात बदलते गए, जैसे जैसे फेज वाइज वोटिंग हुई वैसे वैसे अलग अलग तरीकों से लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए। हमारे साथ एक पूरा पैनल होगा, सबसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम जो एग्जिट पोल दिखाने जा रहे हैं उसके क्या मायने हैं। पूरा विश्लेषण हम आपको बताएंगे, क्षेत्रवार बताएंगे, जातिवार बताएंगे और साथ ही साथ ये बताएंगे कि किस इलाके में किसका गढ़ मजबूत रहा है, किसका गढ़ कमजोर हुआ है और किसका गढ़ ढहा है। पंजाब के बारे में भी इसी तरीके से बात करेंगे, उत्तराखंड का भी कमोबेश यही रिजल्ट बताएंगे और गोवा में बताएंगे कि गोवा के अंदर क्या होने वाला है। मणिपुर की हालत भी हम आपको बताएंगे। 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार आने वाली है या फिर त्रिशंकु विधानसभा का गठन होगा, ये भी हम आपको एग्जिट पोल में बताएंगे। एग्जिट पोल दिखाने से पहले आपको दिखाते हैं कि आज किसने किसने अपनी जीत के दावे किए। एक नजर। 11 को रिजल्ट आ रहे हैं। सर, कितने नंबर आपको लगते हैं किससे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट। चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा सर? और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा गठबंधन है, कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन, ये इसको विजय प्राप्त जीत जाएगा। सर, समाजवादी पार्टी के साथ आप चुनाव लड़े, 103 सीटें आपको मिली। समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव थे, वो कह रहे थे हमने चुनाव अच्छा लड़ा है, 236 सीटें हमको मिल रही है, लेकिन बीजेपी भी ये दावा कर रही है कि 200 के पार जा रही है। तो आप देखते हैं यहाँ लड़ाई है। सिर्फ अंदाजा यह, अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना बहुमत मिलने वाला होता तो माननीय प्रधानमंत्री जी 3 दिन 3 रात एक छोटे से शहर में जिसमें सिर्फ 3 विधानसभाएं हैं वहां इतना समय नहीं देते। हम बिल्कुल भारी बहुमत से जीत रहे हैं, कहीं कोई आसपास भी नहीं है बीजेपी बीएसपी। सर, लोग बार बार कह रहे थे कि जो लास्ट फेज था उसमें लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस में कैंप किया, मिनिस्टर्स ने कैंप किया, इसके बावजूद प्रधानमंत्री अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में एक भी असेंबली सेगमेंट जीतने नहीं जा रहे हैं। सर, अलायंस कितनी सीट मिली है अलायंस को आपके हिसाब से? 236 से 240। मैम, पर यूपी में आपको क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं लगता, जैसा आपको लगता है वैसे मुझे भी लगेगा ना। हम सबका एक ही, एज ए पार्टी आई विल ऑलवेज फील कि हमारी जीत हो जाए। सब अपना अपना पार्टी के बारे में यही सोचेंगे। मैम, आज एग्जिट पोल आ रहे हैं तो आपको लगता है कितने नंबर तक रहेंगे आप मथुरा से MP में? ज्यादा से ज्यादा हमारा को ये उम्मीद है। हाँ जी। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन ज्यादा बहुमत से जीत जाएंगे, सरकार बनाएंगे, अखिलेश जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर से चुनाव परिणाम अप्रत्याशित होगा और भारतीय जनता पार्टी का एक प्रचंड बहुमत आने वाला है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी को उन लोगों ने वोट दिया है जो पहले भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोट नहीं थे। तो हम जो 265 का एक अनुमान करते थे, मुझे लगता है कि 265 के आसपास नहीं, इससे भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। मेरा तो विश्वास है, जिस प्रकार से मैं चुनाव अभियान में इन सब स्टेट में जाने का मौका मिला है और लोगों में विशेष रूप से जो उत्साह दिखा है, इसमें मुझे लगता है कि हमको ऐतिहासिक जीत 11 तारीख को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो निश्चित रूप से मिलेंगे। गोवा में यूपी में क्या पोजीशन रहेगा? नंबर 2, नंबर 3? नहीं, हम लोग नंबर 1 पर ही, हमको मेजोरिटी मिलेगी। गोवा में सर प्रभारी भी आप रहे हैं क्या? 101% गोवा में हमारे ताकत पर हम सरकार बनाएंगे। देखिए जी, आप लिख लीजिएगा 245 से लेकर 270 सीट के बीच में हमारी सीटें आ रही हैं और सीटों की लिस्ट भी हम आपको बता देंगे। सरकार हमारी बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार, पूरा समर्पण भाव के साथ आदरणीय मोदी जी की नीतियों को, हमारे संगठनकर्ता आदरणीय अमित शाह जी की नीतियों में विश्वास कर उत्तर प्रदेश की जनता का हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो इतने बहुमत के साथ हमारी सरकार बनाने जा रहे हैं।
रमेश जी, क्या सत्ता में वापसी हो रही है हरीश रावत जी की कि बीजेपी आ रही है? बीजेपी 100% वहां भारी बहुमत से सरकार बना रही है। इतने ज्यादा मुख्यमंत्री ऑलरेडी वहां चुनाव लड़ रहे हैं, जो कांग्रेस है वो लोग भी, आप भी एक दावेदार हैं, क्या कहना है इसमें? कोई मुख्यमंत्री वहां चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कोई पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, और जो मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं हरीश रावत भी हार रहे हैं। दावेदार बहुत लोग, कहा यह जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से जो है बहुत लोग दावेदार हैं मुख्यमंत्री। अब बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो सबसे ज्यादा योग्य लोग होंगे ही ना उसमें। जो एग्जिट पोल भी है और जो राजनीतिक दल भी वहां पर कह रहे हैं, सभी का यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छी बहुमत से सरकार वहां पर बनने वाली है, और अपना आंकलन यह है कि करीब 45 करीब सीटें, 40-45 के बीच हमको सीटें मिलने वाली हैं। तो पिछला चुनाव उत्तराखंड के अंदर बीजेपी ने लड़ा था, खंडूरी है जरूरी, लेकिन खंडूरी ही हार गए थे और एक सीट से, सिर्फ एक सीट का अंतर आता बीजेपी और कांग्रेस के अंदर, और वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी है। तो क्या उत्तराखंड में वैसा ही कांटे का मुकाबला होगा? क्या पंजाब में भी कांटे का मुकाबला होगा? क्या उत्तर प्रदेश में कोई पूर्ण बहुमत पा पाएगा या फिर त्रिशंकु विधानसभा होगी? एमआरसी और इंडिया न्यूज का ये पोल शुरू होने जा रहा है, दिल थाम के आप बैठे रहिए। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे हमारे तमाम गेस्ट से, उन पत्रकारों से जिन्होंने यूपी ट्रैवल किया है, हमारे तमाम करस्पॉन्डेंट से, सीनियर एडिटर से और ब्यूरो चीफ से, कि क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश में देखा और क्या उनका आकलन है। शहजाद, सबसे पहले आपसे बताइए, सरकार बना रहे हैं आप? बिल्कुल बना रहे हैं, और इसीलिए हमने पहले शीला जी को घोषित किया था, और उसके बाद जब हमारा गठबंधन हुआ, 27 साल यूपी बेहाल कर दिया, जब हमारा गठबंधन, उसी बेहाल के साथ हाल आपका जुड़ गया, और फिर आपने कहा मेरी बात सुन लीजिए दीपक जी, मेरी बात सुनिए। उसके बाद जब हमारा गठबंधन हुआ, क्योंकि अखिलेश जी ज्यादा तजुर्बेकार मुख्यमंत्री थे, तो उनका नाम आगे किया गया। शीला दीक्षित से तजुर्बेकार? शीला दीक्षित 15 साल मुख्यमंत्री रही थी भाई। उत्तर प्रदेश के सिलसिले से बात हो रही है, दिल्ली की बात नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री तजुर्बेकार किसी भी राज्य में हो सकता है सर, तजुर्बा किसी राज्य का मिल सकता है। मुझे उम्मीद है कि भाजपा के लिए भी आप इतने ही सवाल करेंगे। ये मैं अनिल सिंह जी से आपसे डबल सवाल करूंगा। अच्छा, मुझे 10 सेकंड से बिना हस्तक्षेप का बोलने दीजिए। भाजपा ने शुरुआत की कि हम 300 सीट जीत रहे हैं, अब महेश शर्मा ने 240 से 270 की बात की, पीयूष गोयल 240 कह रहे हैं, तो लगातार घटते जा रही है। जबकि कांग्रेस और सपा की बात देखें तो हमने तो मुख्यमंत्री पद के लिए भी दावेदार घोषित कर दिया। भाजपा की कमजोरी इसी में दिखाई देती है कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है वो जीतने वाले हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री का नाम उन्होंने आगे नहीं किया। अगर उनको कॉन्फिडेंस होता कि जीतने वाले हैं तो वो जरूर करते। इनसे पूछे कौन होगा उनका मुख्यमंत्री। अनिला सिंह जी बताइए, कौन होगा आपका मुख्यमंत्री? अब तो सबने कह दिया सरकार बन गई है, अब जरूरत नहीं है, अब तो सबने कह दिया सरकार बन गई है, अब जरूरत भी नहीं, सरकार बन गई है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, जो भी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बनाएंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ऐसा है कि अमनीजिया हो रखा है, कांग्रेस वाले बेचारे जो हैं भूल पड़ जाती है उनको। शीला दीक्षित जी को लेकर आए, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया, जगह जगह मैं तो उत्तर प्रदेश की बहू हूं, मैं तो उत्तर प्रदेश की बहू हूं। वो बहू गायब हो गई, बिल्कुल ही गायब हो गई। जैसे ही इन्होंने गठबंधन किया तो लड़के आ गए, अपने आप को जो युवा कहते हैं, दूसरी बहू डिंपल आ गई, और जो बड़ी बहू थी शीला दीक्षित वो बिल्कुल गायब हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, परिवार में बड़ी बहू को भी उतना ही मान सम्मान। परिवार से कौन है? दो तो इनके पास उम्मीदवार हैं, अखिलेश जी भी थे, शीला दीक्षित भी थी। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद एक आदमी नहीं चुन पाई जो आपके मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट। अरे आदमी क्यों हो सकता है, औरत हो। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, एनडीए के 73। दीपक जी, सबसे मजे की बात यह है एक आदमी ने इस लायक नहीं आया, और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में परेशान हो रहे दोनों युवा, दो गुजराती आ गए, परेशानी दिख रही है। दुनिया की बड़ी पार्टी में 2 गुजराती आ गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, युवा जोश है, लायक लोग नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं। नहीं है बीजेपी बहुत, यूपी वाले लोग लायक, बड़ी है, बड़ी पार्टी है, उतनी ही समझदार है। अच्छा। बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा जो नया मुख्यमंत्री भवन जो इन लोगों ने बनवाया है समाजवादी पार्टी ने, उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। आप हमारे मेट्रो में भी बैठे, आप हमारे मेट्रो में भी बैठे ना, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में भी चल रहा। चलिए, मेट्रो आपके टाइम पे नहीं बनी, अखिलेश ने बनवाई। आप तो ये कह रहे थे 27 साल यूपी बिहार, बिल्कुल जी, आप तो उस टाइम ये कह रहे थे जब मेट्रो का ट्रायल रन शुरू हुआ, 27 साल यूपी बिहार कह रहे थे ना।
देखिए, ऐसा हम लोगों ने किस लिए कहा? नहीं, जिसके लिए भी कहा भाई, जिसके लिए भी कहा, जिसने यूपी को बेहाल किया जाके उसकी गोद में बैठ गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? आपको मैं समझाता हूँ। जो 27 साल के बारे में जनता को समझाना था, मुझे समझाने से क्या होगा? 27 साल के बारे में जो कह रहे थे, अब तो परिणाम आने वाले। मेरी बात सुनिए, राहुल जी, अखिलेश यादव जी ने सुनिए, जो पिछले 5 सालों में उन्होंने जो काम किया था उसको और बल देने के लिए हमने गठबंधन किया और सांप्रदायिक ताकतों को बाहर रखने के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता। ये नाटक क्यों लगा? 27 साल यूपी बेहाल, उसमें 5 साल अखिलेश के भी थे। तो राष्ट्रीय प्राथमिकताएं बदल गई तो हम लोगों ने गठबंधन 5 साल मुलायम सिंह यादव के थे कि नहीं? अच्छा, और उसके अलावा 3 साल मुलायम सिंह यादव के थे कि नहीं? दीपक जी मुझे बताइए, 10 साल तो समाजवादी पार्टी के थे। बाप बेटी के साथ सरकार ने बनाऊंगा, पीडीपी के साथ गठबंधन कर दिया, अलगाववादियों के साथ। बेचारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा तड़प रही है। अरे चलिए ठीक है, नेशनलिस्ट खराब पार्टी को पद्मश्री दे दिया, पद्मभूषण दे दिया। शहजाद पूनावाला शिवसेना अफजल खान कह रही थी, शिवसेना को माफिया कह रहे थे, कल जाके सब गठबंधन हो गया। अरे मैंने आपकी हर बात मानी, पर मुझे ये बताइए कि 10 साल से ज्यादा मुलायम जी या फिर अपने अखिलेश मुख्यमंत्री रहे, तो उसी में तो 27 साल थे भाई अनिल यादव जी, उसी में यूपी बेहाल हो गया। 27 साल देखिए आप किसकी गोदी में बैठे? 27 साल यूपी बेहाल हुआ, पर बेहाल करने वाले भाजपा के लोग थे। भाजपा के लोगों ने बेहाल किया ही नहीं ना, समाजवादियों ने, ये तो बैठे रहे। दीपक जी ऐसे बैठे रहे, कुछ चीजें व्यवस्था की थी और कुछ चीजें इनकी वजह से थी। नहीं, साइकिल के कैरियर में कांग्रेस बैठ गई और उसकी चेन चुरा के ले गए शिवपाल यादव। अब ये पैदल तो साइकिल आगे बढ़ी, आपने सांप्रदायिकता आगे बढ़ी। ढूंढ लाओ, बता दीजिए, ढूंढ लाओ। फागुन के माह में कमल खिलता हुआ सुनाई अरे दिया है। चेन तो ढूंढ लाओ। अरे कमल खिलाओगी कैसे? फागुन के महीने में कर लेंगे भैया, वोट कर लेंगे, एक से कमल खिलते हैं वहां पे। बोलता हूँ, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का ही कमल खिले। एक चीज मैं मानना चाहता हूँ, इस बार भाजपा ने न केवल जीवित लोगों के लिए पर शमशान कब्रिस्तान का जिक्र करके मरे हुए लोगों का भी वोट लेने का जो काम किया है, मुझे लगता है और कोई नहीं कर सकता। आपको तो शमशान और कब्रिस्तान वालों को भी वोट आपको तो कुछ होना चाहिए। अनिल यादव जी देखिए, आप किसकी गोदी में बैठे? आप उनकी गोदी में बैठे। 10 साल का शासन आपका रहा, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जी, फिर मुलायम सिंह यादव जी, फिर अखिलेश यादव। 10 साल का तो आपका कम से कम रहा, ठीक है। वो जो कह रहे थे आपको 27 साल यूपी बेहाल, आप इनकी गोदी में बैठ गए। देखिए, हमने गठबंधन का पहले भी कई बार ये बात उठी है और मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात साफ करी है, और मैं आज फिर बता देना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश का जो लगातार विकास हो रहा था, उस विकास को और ज्यादा गति से आगे बढ़ाने के लिए ही ये गठबंधन हुआ है। और जब हम लोग कहते हैं कि हम लोग बहुमत की सरकार बनाएंगे, उसके देखिए 2 मुख्य कारण है। पहला तो हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनकी जैसी साफ छवि वाला मुझे आप एक चेहरा दिखा दीजिए किसी और पार्टी के। सुन अनिल जी, सुन तो लीजिए मेरी बात। और तो छोड़िए, इन जो विरोधी पार्टियां हैं उनके नेताओं ने भी ये कहा कि नहीं, वाकई में अखिलेश जी ने बहुत काम किया है, अखिलेश जी बहुत अच्छा है। अरे अनिल जी सुन तो लीजिए, अभी मैं बता रहा हूँ, नाम लेके बता रहा हूँ, मैं नाम लेके बता रहा हूँ। शिवसेना प्रमुख ने खुद ये कहा कि यूपी में अब ये इनके पार्टनर है वहां पर भी, महाराष्ट्र में आंख बंद करके बैठ गए थे। करप्शन कर रही थी। अनिला जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपने कहा बुरा ना मानो होली है, होली में सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। होली में सबसे ज्यादा गब्बाजी की जाती है, होली में सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। मुझे पता नहीं ये गब्बाजी शहजाद कर रहे हैं, अनिल कर रहे हैं, या फिर अनिला जी कर रहे हैं। पर समाजवादी हमारे साथ यूपी में भी रही थी, हमारा गठबंधन पुराना है। अमर सिंह को आपने वो सोनिया गांधी जी लंच से निकाल दिया, आजकल वो जानते हैं, बड़े बेआबरू करके निकाला था। अमर सिंह को लंच से बड़ा बेआबरू करके निकाला था। दीपक जी, आप वो कैसे भूल सकते हैं? अमर सिंह ने खुद कहा कि जहां मुझे चारा दिखेगा मैं वहां जाऊंगा, और आजकल आप देख लीजिए कहां चारा दिख रहा है और किसका राग लाप रहे हैं आप। तो मुझे लगता नहीं कि मुझे आगे अच्छा, मेरे साथ अरविंद चतुर्वेदी हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं, प्रफुल्ल भी जुड़े हुए हैं, प्रकाश पांडे भी जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले शहजाद, आपका प्रेडिक्शन, कितने सीट मिलेंगी गठबंधन को? यूपी में हमारी सरकार बनने वाली है, इसका मतलब कि 200 के ऊपर होगी। 200 के ऊपर, ठीक है। अनिल, देखिए, बहुमत की हम सरकार बना रहे हैं विकास के बलबूते पे, और पिछली बार जितनी सीटें थी उससे ज्यादा ही लेके आएंगे। पिछली बार तो 226 थी। हाँ, उससे ज्यादा लाएंगे, उससे ज्यादा लाएंगे। चाहे 20 की सीटा ज्यादा लाए, पर लाएंगे। 226, इन्होंने बोला 240। अनिला सिंह जी, 2 तिहाई बहुमत। 2 तिहाई बहुमत मतलब कितना पहुंच गया? 300। देखिए, नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, 300 इनकी, 260 इनकी। अरे मैं महेश शर्मा कुछ और कह रहा हूँ, कुछ और कह रहा हूँ। महेश शर्मा जी की बात है कि हम लोग हम्बल हो गए। अच्छा, हम्बल तो आपके ऊपर नहीं हो रही फिर। आपके व्यूज कैसे पता है? हम्बल लोगों के अलग अलग व्यूज हो गए क्या? यूनिटी में सीट तोड़ी है 300 प्लस। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? अरे वो बता देंगे ना, मुख्यमंत्री हाईकमान तय करता है। अनिला सिंह जी से आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं शहजाद, जिनका जवाब इनके
पास नहीं है। चलिए इनके पास नहीं है जवाब, आप मानिए इस बात को। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे, हमारे स्पेशल करेस्पॉन्डेंट प्रफुल्ल श्रीवास्तव और साथ ही साथ हमारे ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश के अरविंद चतुर्वेदी, जिन्होंने घूमा है पूरा उत्तर प्रदेश। उनसे भी राय लेंगे ब्रेक के बाद। लेकिन हम आपको बता दें, सबसे सटीक एग्जिट पोल के नतीजे आपको अगर कहीं देखने को मिलेंगे तो वो मिलेंगे, पोल के नतीजे आपको अगर कहीं देखने को मिलेंगे तो वो मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। तो इंडिया न्यूज एमआरसी का एग्जिट पोल आने वाला है, दिल थाम के आप इंतजार करिए। सबसे सटीक एग्जिट पोल होगा ये हम कह सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक राउंड सबसे बात करना चाहते हैं। सभी लोगों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो और समाजवादी पार्टी हो, इनका गठबंधन है। बीएसपी से हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है, आएगा। हम ये भी मानते हैं कि उनकी पार्टी ने भी जीत के दावे किए, अनिला सिंह ने बीजेपी की जीत के दावे किए हैं। लेकिन इस बीच हमारे वो सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे पंजाब का दौरा किया था। विपिन परमार चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पूरे पंजाब का दौरा किया था। प्रकाश पांडे हमारे सीनियर एडिटर जुड़े हुए हैं, पुलकित नागर कानपुर से जुड़े हुए हैं, अरविंद चतुर्वेदी हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं, प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे स्पेशल करेस्पॉन्डेंट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अरविंद आपके पास आना चाहूंगा। आपकी पूरे उत्तर प्रदेश पर नजर थी, आप हर भाग में गए, आप पूर्वांचल में गए, आप पश्चिमी यूपी के अंदर गए, आप अवध में रहते ही हैं, आप सेंट्रल यूपी के अंदर गए। इन तमाम चीजों से और रिपोर्टरों से बातचीत करके आपका क्या निष्कर्ष बनता है? दीपक जी, हम लोगों ने चुनाव के बाद हर जिले से रिपोर्ट ली है और उस रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी 175 के आसपास पहुंच रही थी, उसके जो आंकड़े थे। और हो सकता है पूर्वांचल में मोदी के 3 दिन के रोड शो करने के बाद हो सकता है थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकता है। दूसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी की स्थिति नजर आ रही थी, जो कि 125 से 135 के बीच में आ रही थी। और तीसरे नंबर पे बीएसपी थी। हाँ, बीएसपी पूर्वांचल में थोड़ा बेहतर लड़ी है, हो सकता है उनकी स्थिति थोड़ा सा बेहतर सुधर सकती है पूर्वांचल में, क्योंकि बनारस को अगर हम छोड़ दें तो खासतौर पे मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, इन जगहों पे बीएसपी बेहतर लड़ाई में थी, इससे इनकार नहीं किया सकता। भदोही वगैरह भी बीएसपी ने अच्छा चुनाव लड़ा है। दीपक जी, ठीक है अरविंद, तो आपका यह कहना है नंबर 1 पे बीजेपी, नंबर 2 पे सपा गठबंधन और नंबर 3 पे बहुजन समाज पार्टी। लेकिन अरविंद के हिसाब से क्लियर मेजॉरिटी किसी को नहीं मिल रही है। हम आपको अपनी स्क्रीन बता देते हैं। सबसे ऊपर टॉप पर आप जो देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के नतीजे होंगे। इस तरफ आप जो देख रहे हैं उसमें आपको पंजाब की 117 सीटें, उत्तराखंड की 70 सीटें, गोवा की 40 सीटों के नतीजे होंगे। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा सबके साथ साथ प्रिडिक्शन हम करेंगे। 5:30 बजे से प्रिडिक्शन शुरू हो जाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद प्रमोद जोशी जी के पास जाऊंगा। लेकिन हम आपको बता दें कि एमआरसी और इंडिया न्यूज का सबसे सटीक एग्जिट पोल शुरू हो चुका है, बस कुछ मिनटों का इंतजार है। तो अब से ठीक 1 घंटे बाद हम आपको बताना शुरू कर देंगे वो आंकड़े जिसके लिए आपका दिल बेचैन है। लंबा चुनाव चला है, 7 फेजेस में उत्तर प्रदेश का चुनाव चला है और तमाम फेजेस के अलग अलग संकेत निकले हैं। तो 5:30 बजे से हम अब आपको एमआरसी और इंडिया न्यूज का डाटा बताना शुरू कर देंगे। लेकिन सबसे पहले प्रमोद जोशी जी, 3 लोगों को हमने देख लिया, सपा, कांग्रेस और बीजेपी। आपके हिसाब से क्या होने जा रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश? देखिए, पहली बात तो अभी चौथे का तो आपने पूछा नहीं है, मतलब बसपा का अनफॉर्चुनेटली अभी इस वक्त उनका कोई गेस्ट नहीं है। हो सकता है अभी चौथे का तो आपने पूछा नहीं है, मतलब बसपा का अनफॉर्चुनेटली अभी इस वक्त उनका कोई गेस्ट नहीं है। हो सकता है कि आने वाले समय में जुड़े। आपको बीएसपी की परंपरा और ये हमारे जब भी अनुमान होते हैं हम आमतौर पर बसपा को बहुत ज्यादा, खासतौर से जो मुख्यधारा का मीडिया है बसपा को बहुत महत्व नहीं देता। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि ये चुनाव जो होने जा रहे हैं, सबसे ज्यादा इस बात को देखने की जरूरत है कि क्या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कोई लेने जा रहा है, या कि जैसा कि मोदी जी ने खुद आशंका व्यक्त की थी कि इस चुनाव में भी, मतलब उन्होंने आशंका तो नहीं व्यक्त की थी लेकिन प्रकारांतर से उन्होंने अपने विरोधियों पर हमला बोला था, पर वो अंदाज उन्होंने छोड़ा कि शायद ऐसी संभावना है कि हंग असेंबली हो। हंग असेंबली, तो आपका प्रेडिक्शन हंग असेंबली का है? हाँ, फिलहाल, और चूंकि हमारे संवाददाता ने भी अभी यही बात कही है, पर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि एक
उत्तर प्रदेश बिहार जैसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में महागठबंधन उस तरीके से नहीं बन पाया जैसे कि बिहार में बना था। यानी 3 पार्टियां हैं, 2 पार्टियां नहीं है। इसमें अगर कोई मुकाबला 1% का भी फर्क पड़ गया तो हो सकता है किसी की सीट बहुत ज्यादा हो जाए, किसी की सीट बहुत ज्यादा हो जाए। तो काफी अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि त्रिकोणीय ये मुकाबला है। बसपा है, समाजवादी पार्टी गठबंधन है और बीजेपी है। लेकिन सवाल यह है कि यूपी चुनाव में कौन कौन से मुद्दे उठे और कौन कौन से मुद्दों पर अलग हटकर बयानबाजी हुई। और इसमें एक बड़ा मुद्दा था जिसको लोग कह रहे थे कि ये पोलराइजेशन के लिए किया गया है। खुद प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया था, बजट को देखकर इस मुद्दे को उठाया था। वो था शमशान और कब्रिस्तान का। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था इस मसले पर, आइए सुनते हैं। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है भेदभाव मुक्त शासन चलाने। सीधे चलते हमारे सहयोगी प्रकाश के पास। प्रकाश, राजनाथ सिंह जी को छोड़ के बाकी जितने लोगों ने कैंपेन की, सबने इसको पोलराइज करने की कोशिश की, जातीय ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, धार्मिक ध्रुवीकरण खासतौर पर कोशिश की कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हो जाएं, ताकि भारतीय जनता पार्टी को इससे शायद फायदा हो जाए। प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट है, क्या आप इसी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? बिल्कुल दीपक, जिस तरह से तीसरे राउंड के बाद जो है समझ आने लगा कि विकास का मुद्दा और ये मुद्दे यहां पर नहीं चल रहे हैं उस तरह से, तो साफ तौर पर फतेहपुर में जो ये बयान दिया गया उससे साफ था कि पोलराइज करने का पूरी कोशिश थी, क्योंकि आसाम में इस वजह से इनको काफी बड़ी सफलता मिली थी। इसी वजह से प्रधानमंत्री ने खुद ये बयान दिया कि शमशान और कब्रिस्तान वाली बात कही गई, तो वहां से इन चीजों की शुरुआत हुई। और कहीं ना कहीं जिस तरह से टेम्पो बना, बीजेपी को लगने लगा कि इन सब चीजों से फायदा हो रहा है। तो पूरी तौर पर जो है जितने राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका भी यही मानना है, और पत्रकार समूह में भी इस भाषण को इसी तौर पे देखा गया कि पूरी तरह से पोलराइज करने का ये बयान था, और उसी का कहीं ना कहीं शायद फायदा देखा। जिस तरह से टेम्पो बढ़ा हम सब लोगों ने देखा, तो उस चीज के लिए ये प्रधानमंत्री की तरफ से बयान दिया गया था। प्रोफेसर, आप मेरे ख्याल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी गए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि जाट और मुसलमान किस तरफ जाते हैं। पिछली बार यानी 2014 के लोकसभा चुनाव में जाटों ने इन मास भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। क्या ऐसा इस बार होने जा रहा है? बिल्कुल नहीं, ऐसा इस बार नहीं होने जा रहा है। आरएलडी एक बड़ा फैक्टर है वहां पर, और जब हम वहां गए तो हमें पहले जो शुरुआत का पहला चरण था उसमें ये लगना है कि फाइट जो है वो बीजेपी और बसपा के बीच में है, और आरएलडी जो है वहां पे एक त्रिकोणीय मुकाबला खड़ा कर रहा है। कई जो जाटों के वोट थे पिछली बार बीजेपी को पड़े थे, वो इस बार कहीं ना कहीं सेंध लगाई है, लेकिन अब कितनी लगाई है वो ज्यादा ऐसा देखने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा सीटों पर असर डाला, लेकिन दूसरे चरण तक आगे नहीं पहुंच पाया वो नतीजा। लेकिन वहां पे पहले चरण में मामला त्रिकोणीय था। ये ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ बीजेपी बसपा के बीच में फाइट थी, या मुझे ऐसा लगा कि बीजेपी बसपा के बीच में नहीं, आरएलडी एक बड़ा फैक्टर था और वोट वहां पे वोट पड़ा है आरएलडी को भी जाटों का। पुलकित, सीधे आपके पास चलूंगा। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से किन मुद्दों ने इस चुनाव को डोमिनेट किया है? क्योंकि लोग यहां तक कह रहे थे कि विकास को चलाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन विकास का मुद्दा चला नहीं फाइनली, इसीलिए ध्रुवीकरण पर आना पड़ा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, विकास का मुद्दा नहीं चला। यही स्थिति बिहार में थी और यही स्थिति यूपी में भी नजर आई, और यही वजह था कि अलग अलग बयान आने लगे, चाहे वो गधे से जुड़ा हुआ हो या फिर कब्रिस्तान से जुड़ा हुआ हो। इस तरीके के बयान पहले दूसरे फेज के बाद आने शुरू हो गए, क्योंकि सभी पार्टियों को समझ में आने लगा था कि अब विकास का मुद्दा नहीं है, दूसरी चीजों को उठाना पड़ेगा। और यही वजह थी कि जब पूर्वांचल में चुनाव हो रहा था तो प्रधानमंत्री ने बनारस में 3 दिन बिताए, क्योंकि वहां 40 सीटें थी और बीजेपी के पास पक्ष में बहुत सारे चीजें नहीं थी, तो इसलिए बहुत ज्यादा वक्त बिताना पड़ा उन्हें। जी प्रमोद जोशी जी, आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री 3 दिन बनारस में रुके, क्या प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए रुके थे या बनारस को बचाने के लिए? देखिए, बनारस या पूर्वांचल को बचाने के लिए ही रुके थे, इसमें तो दो राय नहीं है, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत पहले से पूर्व घोषित कार्यक्रम भी नहीं था। ये 3 दिन जो लगातार रुके हैं,
इसको लगता है देर से उन्होंने विचार किया है, और उनका जो फीडबैक जो भी रहा होगा पार्टी का, और इसके बारे में भी दो तरह की राय है। एक राय यह है कि बीजेपी को लगा कि हाथ से निकल रही है चीजें, उसको रोकना चाहिए। दूसरा शायद ये भी लगा कि हमें जीत अगर मिल रही है तो इतनी बड़ी जीत हो कि वो 2019 के चुनाव के पहले एक ऐसा संदेश दे जो कि सिंबॉलिक हो, जिसका कि दूरगामी असर हो। तो परिणाम क्या हुआ ये तो आपको जब परिणाम आएगा 11 तारीख को तभी पता लगेगा, पर कुछ संदेश तो आज शाम को आप देंगे ही किसी न किसी प्रकार का। ठीक है, एग्जिट पोल के आंकड़े हम आपको बता दें 5:30 बजे, शार्प 5:30 बजे से शुरू हो जाएंगे और हम आपको बताएंगे सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश, उसके बाद इस तरफ पंजाब 117 सीटें, उत्तराखंड 70 सीटें और गोवा की 40 सीटें। तो ये पूरा का पूरा हमारा स्क्रीन आपको लगातार बताता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, किसने कितना जोर लगाया इन चुनाव के अंदर, किसने कितनी रैली की, जितने भी प्रमुख नेता थे, आइए उसकी ये गणना देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री होने के बावजूद उन्होंने 23 रैलियां उत्तर प्रदेश में की। अखिलेश यादव नंबर 1 पर हैं, 403 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, लेकिन 221 कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने रैली की है, और उनका यह कहना था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जुड़ रही है, यानी उन्होंने पूरी 403 कॉन्स्टिट्यूएंसी में रीच किया है, वो पहुंचे हैं। मायावती ने 52 रैली की है, अपने स्वभाव के अनुरूप की है, यानी मायावती जो है वो जाती थी, भीड़ होती थी, मायावती के लिखा हुआ भाषण पढ़ती थी और आगे निकल जाती थी। लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश और प्रधानमंत्री ने रोड शोज भी किए हैं। राहुल गांधी ने भी काफी मेहनत की, 45 रैलियां की है अपने 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स के लिए, 105 कैंडिडेट्स के लिए, और अखिलेश ने भी उस हिसाब से काफी मेहनत की है, 221 रैलियां करके। प्रकाश, यहां पर सबसे सीधा सवाल ये कि अखिलेश ने इतना जोर लगाया है, जब मुलायम सिंह से उनका झगड़ा हुआ था तब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी गायब हो गया था। लोगों के मन में अखिलेश के लिए सिंपैथी का भाव आ गया था कि देखिए छोटा है, एक परंपरागत चीजों से लड़ना चाह रहा है, लोग उसको रोक रहे हैं। आपको लगता है कि ये अखिलेश के फेवर में गया होगा? और जैसा कि अखिलेश ने आशंका जताई थी, क्या वाकई शिवपाल ने उनके गढ़ में उनका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया? बिल्कुल, अखिलेश का जिस तरह से शुरू में ये चीजें हुई दीपक जी, उससे कहीं ना कहीं अखिलेश को फायदा मिला, और जो कि हमने फर्स्ट 3 राउंड में देखा भी। आज जिस तरह से पार्लियामेंट में जो है रिसेस के बाद आज बजट सेशन का जो शुरुआत हुई, उसमें खुद सपा के कई नेता, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनका ये मानना है कि फर्स्ट 3 फेजेस में जो है जरूर आरएलडी को फायदा हुआ है, वो त्रिकोणीय संघर्ष में थी, लेकिन हमारी जो सीटें थी वो कम नहीं हो रही। उसके बाद हमें परेशानी इसलिए शुरू हुई क्योंकि शिवपाल यादव के अलावा जो मुलायम सिंह यादव के खास लोग थे, उन लोगों की तरफ से भीतरघात हुआ है, और कई लोगों ने तो नाम लेके बताया कि उन्होंने पूछा कि हम किसके लिए प्रचार करें, क्या बात करें, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने मात्र 3 रैलियां की, जैसा आपको पता है। वहां से उनको यह ऑर्डर मिला है मुलायम सिंह यादव के वहां से, जिन लोगों ने, या तो उनकी पत्नी ने कहा या जिन लोगों ने, कि अब जिसको भी मर्जी है आप वोट दे दीजिए, तो जिसको भी मर्जी है वोट दे दीजिए, यहां तक कह दिया गया कि आप बीजेपी को वोट दे दीजिए। तो वो उस बात पे अखिलेश खास है, नाराज भी हैं, क्योंकि मेरी उनके बहुत जो सूत्र बताते हैं, बहुत कोई खास व्यक्ति है जिससे अखिलेश ने इस बात की नाराजगी भी जताई। जब वो कल लखनऊ में बैठे हुए थे, अंतिम चरण का चुनाव हो चुका था, वहां पे भी उन्होंने ये बात कही कि अपने ही लोगों ने भीतरघात किया है। तो कहीं ना कहीं उनको भी ये लगने लगा है कि जो बात शुरुआत हुई थी, जितना जोश था, वो जोश कहीं ना कहीं कम होता गया, और बाद के चरणों में जिस तरह से बीजेपी ने पूरी तरह से पंप अप कर दिया, और बीजेपी पे खासकर मोदी ही सबसे बड़े नेता रहे। वहां आम कौन वहां लड़ रहा है चुनाव, वो शायद वहां लोकल लोगों को पता होगा, पर नेशनल लेवल पे यही लग रहा था कि केवल मोदी ही वहां चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी ही चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी के नाम पर, मोदी के काम पर, मोदी के रंग पर, मोदी के ढंग पर, सब पर ये चुनाव हुआ है। इसीलिए लोग ये भी कह रहे हैं क्या ये मोदी के लिए कोई नया जनादेश है, लेकिन बीजेपी इसको नहीं मानती। उसका कहना है कि जो राज्यों के चुनाव है लोकल इश्यू पर लड़े जाते हैं, और मोदी अपना पूरे काम का ब्यौरा रखेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव में। ब्रेक में जाने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी भी जुड़ गए हैं, अगले ब्रेक के बाद वो भी मौजूद होंगे, लेकिन 5:30 बजे से हमारे एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। स्क्रीन पे आपको 4 महत्वपूर्ण राज्य दिख रहे हैं, मणिपुर के बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे समय समय पर। फिलहाल एक ब्रेक।